हेलो ऑल ऑफ़ यू, वेलकम टू आवर चैनल अगेन। एंड जैसे कि हम सिलेबस वाइज कवर कर रहे थे, आज हमारा पोर्शन है अष्टविध परीक्षा। जैसे कि आयुर्वेद में अष्टविध परीक्षा को एक स्वतंत्र दर्जा दी गई है, क्योंकि डायग्नोसिस सबसे पहले आता है। रोगोमादो परीक्षा है तदंतरम औषधम, ऐसे करके पहले बोला जा चुका है। एंड अष्टविध परीक्षा का रेफरेंस कहाँ कहाँ पे है? दो जगह ज़्यादा वर्णन है। एक होता है योग रत्नाकर, दूसरा होता है सारंगर। तो योग रत्नाकर वाले एक श्लोक बोले हैं, जैसे कि रोगक्रांत शरीरस्य स्थान अष्टो निरीख्यत नाड़ी मूत्र मल जीवा स्तब्ध स्पर्श दुखागति। तो कोई रोगाक्रांत शरीर है, इसके 8 स्थानों की परीक्षा हमें करनी चाहिए, जैसे कि नाड़ी, स्टार्टिंग विथ नाड़ी एंड एंड्स विथ आकृति। नाड़ी मूत्र मल जीवा शब्द स्पर्श ध्रुक और आकृति की परीक्षा हमें करनी चाहिए। तो उसको हम डिटेल में जाएंगे। तो पहली परीक्षा आती है नाड़ी परीक्षा। इसके बेसिक्स पहले देखते हैं। करस्य अंगुष्ठमूले या धमनी जीवसाक्षिणी तच्चेष्टया सुखं दुखं ज्ञेय कायस्य पंडित। ये सारंगधर जी बोले हैं। इसका मतलब है करस्य अंगुष्ठमूले, दिस इज माई कर एंड दिस इज द अंगुष्ठा। करस्य अंगुष्ठमूल, लाइक दिस पॉइंट। जा धमनी जीवसाक्षिणी, यहाँ पे जो धमनी है ये कोई एक पेशेंट जीवित है या फिर नहीं है उसकी साक्षी है। पल्स के लिए रेडियल आर्टरी से कंपेयर कर सकते हैं। तत्चेष्टा सुखम दुखम ज्ञ कायस्य पंडित, यही धमनी पे हम प्रेस करके वात पित्त कब्ज को इंक्लूड करके बहुत सारी चीज़ें हैं। कोई व्यक्ति की आरोग्यता या फिर कोई व्यक्ति की रोगाक्रांत अवस्था की ज्ञान करना काय चिकित्सा की पंडित का कार्य होता है। तो इसका एक पीजी के क्वेश्चंस आते हैं। जीवसाक्षिणी नाड़ी का वर्णन कौन, धमनी का वर्णन कौन किए हैं, जिसको हमारा आंसर होता है सारंगधर। एक चीज़ है। और ऐसे भी पूछा जा सकता है नाड़ी परीक्षा के स्थान कहाँ पे है, तो आप लगाओगे करस्य अंगुष्ठमूला। ठीक है, तो पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों चीज़ें हैं, पर इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन मतलब एक अप्लाइड एस्पेक्ट होता है नाड़ी परीक्षा को, उसको हम कभी बाद में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हम इसके बेसिक्स को समझते हैं, जैसे कि अष्टविध परीक्षा के। और नेक्स्ट आते हैं नाड़ी परीक्षा की विधि। ओके, 12 त्रय परीक्षेत धृत्वा धृत्वा विमोचयत विमोच्य बहुधा वृद्ध्या रोगम व्यक्ति विनिर्दिशेत। मतलब 12 त्रय परीक्षेत, देखो नाड़ी की परीक्षा, देख ऐसे हमने नाड़ी को पकड़ा, 3 बार इसकी परीक्षा करनी है। जैसे कि नाड़ी है, इसका 3 बार 1 2 3 3 बार इसकी परीक्षा करना है। कैसे करना है? धृत्वा धृत्वा विमोचयत, लाइक पकड़ लिए और उसको छोड़े, पकड़े, फील किए और छोड़े, इसे 3 बार में से हमें कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस मिलेगी। ठीक है, विमुच्य बहुधा वृद्धम रोगम व्यक्ति विनिर्दिशेत। तो हमें पता चला यहाँ पे क्या, नाड़ी परीक्षा कहाँ पे करते हैं? करस्य अंगुष्ठमूले। एक, कितने बार करते हैं? 3। कैसे करते हैं? धृत्वा धृत्वा विमोचयत, लाइक यू हैव टू प्रेस एंड रिलीज। एट द टाइम ऑफ रिलीजिंग यू हैव टू फील द पल्स, लाइक कौन सा फिंगर पे बीट कर रहा है ये आपको देखना है। ठीक है, और इसके लेवल ऑफ पल्स भी हैं, एक डिटेल स्टडी है, इसके लिए एक सेपरेट क्लास लगेगी। तो इस नाड़ी के लेयर्स होते हैं, आपको फील करना रहता है। तो नेक्स्ट श्लोका पे चलते हैं, इसको पहले कवर अप करते हैं। अंगुली त्रय स्पृष्टा क्रमात् दोषतय भवान मंदा मध्य गति तीक्ष्ण त्रिवृय दोषस्तु लक्ष्यत। देखिए, अंगुली त्रय स्पृष्टा क्रमात् दोषतय भवान, मतलब 3 अंगुली हो गए, वाता पित्त और कफ। ठीक है, क्रमात् मतलब सीरियली तीनों दोष हैं, वात पित्त कफ। ओके, मंद मध्य गति तीक्ष्ण, तो 3 गति है। देखिए इसको ऐसे समझेंगे, वात पित्त कफ है, उसके गति, वात जो गति है नाड़ी का तीक्ष्ण गति होगा, पित्त नाड़ी का मंद गति होगा और मध्य गति होगा कफ नाड़ी का। ऐसे हम त्रिविध दोष की लक्षण को हम आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमें क्या करना है, हमें करस्य अंगुष्ठमूले जो धमनी है उसके ऊपर हमारा 3 फिंगर्स को ऐसे पुट करना है और हमें फील करना है ये वात की गति है या फिर पित्त की है या फिर कफ की है। ऐसे कितने बार करना है? 3 बार करना है। ओके, तो चाहे तो ये श्लोका जो है आप इसको याद रख सकते हो। वातम पित्तम कफम द्वयम त्रयम सन्निपातिकम
साध्य साध्य विवेकज्ञं सर्वनाड़ी प्रकाशयत, जैसे कि वात, पित्त, कफ, द्वंद्व एवं सन्निपात। ये जो 4 टाइप्स ऑफ नाड़ी हैं, इसको हम देख के पता करेंगे पेशेंट की अवस्था क्या है। ठीक है, तो कभी कभी हमें दोनों फिंगर पे फील होगा, तो ये द्वंद्वज नाड़ी है जो कि ज़्यादा मिलता है। प्योर वाता प्योर कफा इतना इजीली नहीं मिलता। कभी कभी आप फील करोगे जैसे कि हमारा फूड का टाइम है, स्लीपिंग के टाइम है, नहाने के टाइम है, हर एक टाइम की नाड़ी की गति अलग अलग होती है। ओके, तो बात पित्त की उसके हिसाब से रेशियोज बनते हैं, तो मैक्सिमम टाइम हमें द्वंद्वज नाड़ी ही मिलते हैं। ओके, एंड वो जो नाड़ी परीक्षा है इसके ऊपर डिफरेंट ओपिनियंस है, इसका कोई टेक्सचुअल एग्जैक्ट रेफरेंसेस नहीं है। ये जो विद्या है इसको मतलब कोई अपने पूर्वजों से सीख के आया है। ठीक है, मैं जितने वैद्यों से बात किया हूँ, जिनसे सीखा हूँ, तो उनका फंडामेंटल्स ऐसा रहता है कि 3 जो नाड़ी हैं यहाँ पे वो डिवाइड कर देते हैं, वात के 5, पित्त के 5, कफ के 5 वैरायटी। तो ये डिटेल और फील करना चाहते हैं कौन सा पोजीशन में एक्चुअली हमें पल्स हिट किया है, तो उसके हिसाब से ये डायग्नोसिस बनाते हैं, कौन सा वात कौन सा पित्त इन्वॉल्व है, इसके डीप लेयर तक जा सकते हैं। और इसी हिसाब से डोसिक डायग्नोसिस भी बनाई जा सकती है, एक है। और दूसरा है लेवल ऑफ पल्सेस, जैसे कि बसंत लाड जी बोलते हैं, तो इनके हिसाब से भी अलग अलग तरीके हैं नाड़ी के ज्ञान के, मतलब जिसमें डिटेल स्टडी हो सकती है, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक है। वात पित्त कफ को पहचानने के लिए कौन सा वात इन्वॉल्व है, कौन सा पित्त इन्वॉल्व है, इसके लिए हमें एक अलग अप्रोच की ज़रूरत है। एंड इसके लिए भी डिफरेंट ओपिनियंस हैं, ये हमें कभी क्लिनिकल पार्ट में देखेंगे एग्जामिनेशन के टाइम। तो अभी थ्योरी पे चलते हैं, जो टेक्सचुअल रेफरेंसेस हैं उसको पहले कवर अप करते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है नाड़ी परीक्षा की विधि। ओके, आपको कब नाड़ी परीक्षा करनी है? प्रातःकाल इम्पोर्टेंट है। पेशेंट हम भाई लोग क्या करते हैं, पेशेंट कभी भी आ जाए नाड़ी पकड़ के देख लेते हैं, ऐसा नहीं है। हर एक टाइम रिक्त कोष्ठ अवस्था में पेशेंट को बोलिएगा सुबह कुछ ना खा के आइएगा, कुछ भी नहीं खाएगा, उसी अवस्था में उसकी नाड़ी की आप परीक्षा करोगे, सुबह सुबह प्रातःकाल। ओके, तो ऐसे और भी एक चीज़ है, जैसे कि पुरुष पेशेंट, मेल और फीमेल पेशेंट में दोनों में नाड़ी की परीक्षा कैसे कर सकते हैं, मतलब कौन सा हैंड यूज होता है। अगर मेल पेशेंट है इसके लिए राइट हैंड यूज होता है, और फीमेल पेशेंट के लिए लेफ्ट हैंड यूज होता है नाड़ी परीक्षा के लिए, ये भी हमें देखना चाहिए। हाथ की तर्जनी, मध्यमिका एवं अनामिका अंगुलियों की धमनी पर रखकर वात, पित्त और कफ की परीक्षा करें। जैसे कि तर्जनी से वात, मध्यमा से पित्त और अनामिका से कफ। वाता पिता कफा हो गया, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका। ओके, तो इसमें होते हैं वात, पित्त और कफ सीरियली। अभी हम ये देखते हैं कंट्राइंडिकेशंस ऑफ नाड़ी परीक्षा, किस हालत में हम नाड़ी परीक्षा नहीं करते। जैसे कि सद्य स्नातस्य, भुक्तस्य तथा स्नेह अवगाहिन तृष्णातस्य सुप्तस्य नाड़ी सम्यक न बुध्यते। कोई पेशेंट तुरंत नहा के आया हो, तुरंत खाना खाया हो तथा स्नेह का अवगाहन किया हो, मतलब स्नेह का व्यंग और अवगाहन कर सकते हैं कोई, तो इनके हालत में। और तृष्णा, कोई पेशेंट तृष्णा में है, सुप्तस्य मतलब कोई पेशेंट सो के तुरंत उठा है, ये सब कंडीशन में नाड़ी की गति सही नहीं होती। जो हम लोग देखना चाहते हैं वात पित्त कफ की सम्यक अवस्था है या फिर कोई एक दोष बढ़ा हुआ है, तो इससे पेशेंट को जो नॉर्मल कंडीशंस ऑफ वात पित्त कफ है हम इसको पहचान नहीं सकते। तो इस कंटेक्स्ट में हम ये बोल सकते हैं इन टाइम में हमें नाड़ी परीक्षा नहीं करनी चाहिए। ओके, हाउ टू आइडेंटिफाई व्हिच नाड़ी इज इन्वॉल्व। अग्रे वातवः नाड्या, मध्ये बहति पित्तला, अन्ते श्लेष्मा विकारणम नाड़ीज्ञया बुधशतः। तो अग्रे वातवः नाड़ी, और मध्यम में जो मतलब मध्यमा अंगुली है उसमें कौन सा आएगा, पित्तल नाड़ी आएगा, जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं तर्जनी में कौन सा अंगुल, वात, मध्यमा में पित्त, और अनामिका कफ के लिए है। बस वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम कैसे फील कर सकते हैं नाड़ी को। ओके, चलिए, दोष की आइडेंटिफिकेशन फ्रॉम नाड़ी, ये भी एक बेसिक चीज़ है। और नाड़ी परीक्षा में आपको सजेस्ट करता हूँ आप खुद के ऊपर पहले कीजिए। जैसे कि आप सो के उठते हो तब आप देखिए आपकी नाड़ी की हालत क्या है, सुबह उठ के ओरिजिनल नाड़ी की हालत देखिए, अपनी रियल अवस्था की ज्ञान कीजिए। ऐसे आप हर एक टाइम अपना नाड़ी देखिएगा तो आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे कि हमने पहले, आप एक एग्जाम्पल लीजिए,
कोई एक पेशेंट मतलब नॉर्मल आदमी को आप स्टेथोस्कोप पकड़ा दीजिए और बोलिए उसको एक रेस्पिरेटरी रिलीज सुनने के लिए, वो इजीली नहीं आइडेंटिफाई कर पाएगा। वो इवन हार्ट बीट और रेस्पिरेटरी साउंड को भी इजीली आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाते हैं लोग, कोई मतलब मेडिकल फील्ड के नहीं है तो, क्योंकि इसमें आपको कंसंट्रेट करना पड़ता है। और नाड़ी परीक्षा की ज्ञान एक ऐसी ज्ञान है जिस सिर्फ फीलिंग्स के द्वारा एक्सप्रेस किया जा सकता है। ओके, तो इसके लिए ना आपको रेगुलर प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो अभी देखते हैं वातज नाड़ी के लिए क्या है। नाड़ी धत्ते मारुत कोपे जड़ों का सर्पणम गति। तो अगर आप नाड़ी प्रेस करके रखें ऐसे, तो ऐसे नाड़ी प्रेस करके रखें और आपको पता चल रहा है कि जलोका या फिर सर्प की गति है, या स्पीड चल रहा है कुछ, ओके, तो आप पहचान लोगे ये वातज नाड़ी है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कुलिंगा काकमंडूका, इसकी गति कैसी है, पित्तज गति है। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये प्रैक्टिकली भी इतना इम्पोर्टेंट है और ये पीजी के पर्सपेक्टिव से भी उतना इम्पोर्टेंट है। एंड इसका नाम आप कैसे याद करोगे? देखिए, तो वात के लिए मैं इसको थोड़ा याद करने की तरीका के साथ बता देता हूँ। जैसे कि वातज नाड़ी है, जलोका और सर्प दोनों, मतलब एक आप सर्प का एग्जाम्पल ले लीजिए, स्पीड भागता है सर्प, तो वातज नाड़ी हो गया। कुलिंगा काकमंडूका, आप कभी बड़े बड़े जो मेंढक होते हैं थोड़ा येल्लोइश दिखते हैं, उनको देखें, येल्लो से हम याद करेंगे कुलिंगा काकमंडूका, दीज आर फॉर पित्ता। ओके, फिर देखते हैं कफा। कफ के लिए आप देखो, इसको सिर्फ ऐसे ही याद किया जा सकता है, क्योंकि क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तीनों पूछेगा। कुलिंगा काकमंडूका गति रिफर्स टू व्हिच टाइप ऑफ नाड़, दोष प्रकोप इन नाड़ी परीक्षा। ओके, तो इससे मंडूक आता है। आप मंडूक सोचोगे आंख बंद करके, इतना सोच सकते हो कि मंडूक, बड़े बड़े मंडूक थोड़ा येलो कलर के दिखते हैं, तो ये पित्तज नाड़ी का लक्षण हो गया। और नेक्स्ट आप देखिए कफज नाड़ी, हंस पारावत श्लेष्म को पता, लाइक हंस और पारावत जैसे गति होना चाहिए, धीरे धीरे चलेगा। आप इसको याद कैसे करोगे? देखो, हंस और पारा मतलब पारावत गति, ये दोनों कैसे हैं? पिजन और हंस ये सब वाइटिस है, तो वाइट कफ का लक्षण होता है, कफ का कलर होता है, तो आपको इस ऐसे याद करना है। और सन्निपात लाव तिथिरवर्ती नाम गमनश्य प्रकोपतः, लाव तिथिर और वर्तक, मतलब इनका गति की किस गारंटी नहीं होती, कभी थोड़ा स्पीड जाते हैं, कभी स्लो जाते हैं तो इसको हम ऐसे याद रखते हैं। तो लावा तिथिरवर्ती नाम जैसी ऐसे गमन कोई नाड़ी करती है, तो ये सन्निपातज नाड़ी है। द्वंद्वज नाड़ी क्या है? कदाचित मंद गमना, कदाचित, इस गलत लिखा है थोड़ा, कदाचित मंद गमना और कदाचित वेगवाहिनी। ओके, तो पेशेंट का नाड़ी अगर ऐसा है, किसी टाइम आप सुबह देखते हो थोड़ा, मतलब आपने देखा ऐसे पकड़ के देखा बहुत स्पीड भाग रहा है, आपने सोच लिया बात है, फिर और एक बार किए, फिर धीरे चल रहा था। इसीलिए तो बोले 3 बार परीक्षा करने का। अगर एक बार में काम बन जाता तो शास्त्रकार क्यों बोले हैं 3 बार करने के लिए? तो एक बार आप देखेंगे ये मंद जा रहा है, फिर आप और एक बार टेस्ट करेंगे, अगर वो वेगवती है, थोड़ा स्पीड जा रहा है, तो ये द्वंद्वज नाड़ी है। ओके, मान लीजिए आप पहले एक बार टेस्ट किए, पल्स इस फिंगर पे फील हुआ, नेक्स्ट मध्यमा पे फील हो गया, तो इससे आपको पता चल सकता है कौन कौन दोषस के इन्वॉल्वमेंट हैं। एंड मंदगमना और वेगवाहिनी में से अब दोनों को सिम्टम आपको दिखने को मिलेंगे। ओके, चलिए, ये तो मतलब दोषी का आइडेंटिफिकेशन थी। तो बहुत लोग तो ऐसे भी हैं, आपको पता होना चाहिए कि जो लोग सिर्फ दोष, मतलब कोई एक नाड़ी पकड़ के बोलते हैं भाई तुम्हें ये रोग है, इसकी ज्ञान कैसे करते हैं? इसका भी टेक्सचुअल रेफरेंसेस मिलता है। और इसका भी देखिए, असाध्य नाड़ी जो है, पहले इसको कंप्लीट करते हैं। हंतिस्थ ताना विच्युति, मतलब जहाँ पे नाड़ी का पल्स आना चाहिए, अगर वहाँ से पल्स नहीं आ रहे तो ये असाध्य नाड़ी का लक्षण है। और प्राणनाशिनी नाड़ी के लिए और एक भी चीज़ है, स्थित्वा चलंती जा अति क्षीणा अति सीता। मान लीजिए बहुत धीरे धीरे चलता है, स्थित्वा चलंती। ओके, अति क्षीणा मतलब बहुत ही क्षीण हो गया है, ठीक है। देखो ऐसा है कि स्थित्वा चलती, ओके, मतलब मान लीजिए पल्स रेट कम हो गया है। ओके, पल्स रेट कम हो गया, इसको हम ऐसे सोच सकते हैं। अति क्षीणा मतलब जो पल्स की फीलिंग है, ओके, वॉल्यूम ऑफ पल्स है, ये अगर हमें बहुत ही माइल्ड फील हो तो इसको बोलेंगे अति क्षीणा। और एक नाड़ी पकड़ने के टाइम ना एक उष्मता फील होती है, अगर वो नहीं है तो अति शीता नाड़ी है। कोई पेशेंट की डेथ होने वाली है तो ऐसी नाड़ी की परीक्षा करते हैं। मतलब जो मतलब सीनियर लोग हैं, बहुत ही सीनियर, मतलब एजेड ग्रुप ऑफ लोग हैं, बहुत लोगों से मैंने बात किया, जैसे कि वो लोग बोलते हैं कि कोई पेशेंट जब उस टाइम डेथ बेड पे होता है, तो उस टाइम तो मतलब कोई डॉक्टर वगैरह ऐसे फॉर्मल नहीं थे,
तो वैद्य लोग ही आते थे एंड वो कैसे देखते थे, नाड़ी पकड़ते थे और बोलते कि बहुत ही क्षीण हो गया इसकी नाड़ी की गति, ये पेशेंट ज़्यादा देर के लिए नहीं बचेगा। तो इसके मतलब ये पहले किया जाता था बहुत। चलो अभी हम रोग के हिसाब से नाड़ी की गति देखते हैं। ओके, सोष्ठा वेगवती, ये उष्णा होना चाहिए। मतलब अब ज्वर में अगर किसी का नाड़ी देखोगे तो ये उष्णा रहेगा और वेगवती रहेगा, बहुत फास्ट मूविंग। जैसे कि आपको टाइफाइड है, आपको ट्राकीकार्डिया होता है, मतलब फीवर के टाइम हार्ट रेट बढ़ते हैं। इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि हर 1 डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर गिव्स राइज टू 10 प्लस इन पल्स रेट। ओके, तो 10 प्लस रेट बढ़ता है पल्स रेट में अगर 1 डिग्री टेम्परेचर राइज बॉडी में होता है तो इससे वेगवती तो होना तय है। और दीप्ताग्नि में लघु और वेगवती, क्योंकि अगर पेशेंट की अग्निदीप्त है तो ये नाड़ी लघु होगा, इतना मतलब गंभीर ऐसा गुरु फील नहीं होगा, आपको हल्का फील होगा थोड़ा। और काम क्रोध में सिर्फ वेगवहा नाड़ी होगा, बहुत फास्ट भागेगी, वहाँ पे आपको लघुता नहीं फील होगी या फिर उष्णता नहीं फील होगी। ऐसे आप आइडेंटिफाई करोगे। मान लीजिए कोई पेशेंट आपके सामने है, आप जानना चाहते हैं इसकी अग्नि की स्थिति कैसे है, ठीक है, आप तुरंत ऐसे ही इसकी नाड़ी पकड़ लीजिए। ओके, एंड ट्राई करके ये फील करके देखिए इनकी नाड़ी की गति क्या है। अगर बहुत फास्ट भाग रहे हैं पल्स, मतलब वेगवती है और हल्का फील हो रहा है, आपको कोई उष्णता नहीं है, लघुता फील हो रहा है, तो ये है दीप्ताग्नि की स्थिति। अग्नि अगर सही है तो लघुता फील होगी। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं काम क्रोध में। काम क्रोध में सिर्फ वेगवहा होगा, पेशेंट गुस्सा आ जाएगा तो उसकी नाड़ी की गति तीव्र हो जाएगी, दैट्स इट। और देखिए चिंता भय में क्षीण नाड़ी, बहुत ही धीरे धीरे चलेगा नाड़ी, क्षीण। ओके, आम दोष में गरीयसी, मतलब हेवीनेस फील होगा आपको पल्स में, गरीयसी। ओके, मतलब गरीयसी से थोड़ा आप सोच सकते हैं, मतलब जो लघुता आप देख रहे थे दीप्ताग्नि की स्थिति में, आम दोष में वो मतलब वो लघुता नहीं होगी, उसकी जस्ट अपोजिट गुरुता आपको फील होगी। ओके, फिर देखते हैं 6 नंबर पे है अश्रुपूर्णता। ओके, अश्रुपूर्णता मतलब किसी के बॉडी में ब्लड ज़्यादा बन रहे हैं। ओके, तो उसका नाड़ी कैसा होगा, इसके कारण थोड़ा हेवीनेस तो आएगी पर कोषणा रहेगा, क्योंकि रक्त का भी गुण होता है ना, मतलब ये ज़्यादा शीत नहीं है या फिर ज़्यादा गर्म नहीं है, ये कोषण है, तो कोषणता फील होगी। मंदाग्नि में कैसी होगी, मंदाग्नि क्षीण धातु मंदतरा अग्नि, मतलब अगर अग्नि और नेक्स्ट चलते हैं मंद अग्नि क्षीण धातु, इसमें मंदतरा होगा, मतलब बहुत ही मंद हो जाएगा। कोई पेशेंट की धातु क्षीणता हो गई हो तो बहुत ही फीबल पल्स हमें फील होगी। क्षुधिता चपलस्य चह, ऐसा एक श्लोक था, मतलब क्षुधित अगर कोई पेशेंट है, इसका नाड़ी की गति बहुत चपल होगी, बहुत फास्ट भागेगी। पर ये वेगवती और चपलता के में भी अंतर है। ओके, मान लीजिए जैसे कि वेगवती नाड़ी है, ये हमने कभी फील किया है, जैसे कि आप टोटल नंबर ऑफ पल्स ज़्यादा फील करोगे। ओके, इसमें आप बोल सकते हो कि ये वेगवती है। पर अगर चपल नाड़ी की बात होगी तो इसमें आप स्पीड ज़्यादा फील करोगे, मतलब जो पल्स आपके आकर टकराएगा आपके फ्रेंड हाथ में, ये थोड़ा स्पीड आपको टकराएगा। ये एक फीलिंग की चीज़ है, आप खुद करोगे तभी पहचान सकते हो। कभी भी आप मतलब बिना खाए पिए हो तो आप अपना नाड़ी को पकड़ो और फील करो, क्योंकि नाड़ी की जैसी ज्ञान है, इसको आप बता नहीं सकते, एक्सप्रेस उतना अच्छे से नहीं कर पाओगे जब तक आप फील नहीं करोगे तो। ओके, तृप्त मनुष्य में भाति स्थिरा, मतलब कोई पेशेंट, मतलब कोई इंसान तृप्त है, खा पी के मस्त है वो, तो भाति स्थिरा, स्थिर नाड़ी आपको देखने को मिलेगी। स्वस्थ पुरुष में स्थिरा एवं बलवती नाड़ी। ओके, तो स्वस्थ पुरुष स्थिर एवं बलवती नाड़ी। इससे क्वेश्चंस बनते हैं पीजी में भी, तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। तो और एक बार इसका रिपीट करते हैं, पीजी के लिए कैसे आप याद करोगे इसको। प्रैक्टिकली आपको देखेंगे तो क्लिनिकली आप उतना यूज कर सकते हो, अगर बिना प्रैक्टिस के आप ट्राई करोगे ही नहीं होगा आपसे। तो ये 1-2 साल की प्रैक्टिस है, अगर इतना करने के लिए आप तैयार हो तो डेफिनेटली आप नाड़ी की तैयारी कर सकते हैं। और पीजी के लिए ऐसा है, जोर से हम कर सकते हैं उष्णा, दीप्ताग्नि में लघुता में पता चलेगी, क्रोधता में सिर्फ बेगवाह है, चिंता भग में क्षीण नाड़ी है, ठीक है, और आम दोष में हेवीनेस आएगी, गरीयसी, अश्रुपूर्णता में कोष्णता आएगी, मंदाग्नि में मंद से मंदतरा हो गया, क्षुधित पुरुष में चपड़, क्योंकि आप ऐसे सोच सकते हो अगर आपको भूख ज़्यादा लगती है तो आप इधर उधर भागते हो तो चपलता बढ़ जाती है आपके अंदर, तो चपड़ हो गया। तृप्त पुरुष में भाति स्थिरा, तृप्त पुरुष वो
खा पी के मस्त है वो धीरे धीरे चलेगा भाई, बात स्थिरा। ओके। और स्वस्थ पुरुष में स्थिरा और बलवती, कोई पेशेंट ऐसा है जो बहुत ही स्वस्थ है तो उसका फिजिकल स्ट्रेंथ भी उतना रहेगा, आप ऐसे याद कीजिए। तो अगर सुस्त पुरुष है वो तो बलवती रहेगी, कम, ये कन्फर्म है। तो हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अभी हमने नाड़ी परीक्षा का जो टेक्सचुअल पार्ट है इसको हमने कंप्लीट किया। ओके। अभी फिर चलते हैं जो तैलबिंदु परीक्षा है, मूत्र परीक्षा की ओर। ओके। ये क्वेश्चन पहला आता है, मूत्र परीक्षा का वर्णन किसी ने किया है? योग रत्नाकर ने की है। ठीक है। योग रत्नाकर ने अष्टविध परीक्षा के अंतर्गत तैलबिंदु मूत्र परीक्षा का वर्णन किया है। एक क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, इसको याद रखिएगा। जैसे कि हमने नाड़ी परीक्षा में पढ़ा था, नाड़ी परीक्षा में कब करनी चाहिए? नाड़ी परीक्षा जब हम पेशेंट सुबह बिना खाए उसकी नाड़ी की परीक्षा होगी। अगर पेशेंट राइट हैंड, मतलब मेल पेशेंट है उसका राइट हैंड, फीमेल पेशेंट है तो लेफ्ट हैंड। ये हमारी बेसिक रूल थी। तो ऐसे बेसिक रूल क्या है तैलबिंदु परीक्षा में, ये हम पहले समझते हैं। ओके। विधि रात्रि के अंतिम पहर में सूर्योदय से पूर्व रोगी को जगाकर स्वच्छ कांच पात्र में मूत्र त्याग कराएं। ओके। तो जो पेशेंट यूरिन टेस्ट के लिए लाते हैं, आयुर्वेदिक यूरिन टेस्ट जो होता है, ये तो मतलब एलोपैथ के लिए तो आप कभी भी दे सकते हो, फिर भी ये बोलते हैं कि सुबह की यूरिन अच्छी है। पहले 2-4 ड्रॉप निकलने के बाद जो मिड फ्लो आता है यूरिन के, उसको कलेक्शन करने से सही रिपोर्ट आते हैं। तो वैसे भी कंसेप्ट आयुर्वेद में पहले से ही था। जो इसकी विधि है रात्रि के अंतिम प्रहर। ओके। तो सूर्योदय के पहले पेशेंट को जगा दीजिएगा और इसके जो मूत्र है उसको एक स्वच्छ कांच पात्र में कलेक्ट करना है। आदि और अंत के धारा छोड़कर मध्य का मूत्र लें एवं कांच पात्र में ढककर सूर्योदय तक रख छोड़ दें। सूर्योदय के पश्चात घास की एक सीख तिल तेल में डुबोकर एक बिंदु तेल की मूत्र में छोड़ दें। तो अब अल्टीमेटली आप क्या किए, सुबह कोई पेशेंट जल्दी उठा, सूर्योदय से पहले अपने पहला जो यूरिन का फ्लो है उसको जाने दिया, जो मिड फ्लो ऑफ यूरिन है उसको एक कांच पात्र में कलेक्ट किया, फिर उन्होंने क्या किया, घास ले आए, उसको तिल के तेल में डुबाए और उसको डाल दिए यूरिन वाले पट में। ये होता है मतलब मूत्र परीक्षा की विधि। तो उसका इंटरप्रिटेशन कैसे करें? तो इंटरप्रिटेशन ऐसे होगा, तैल कैसे फैलता है इसको देख के हम बताएंगे पेशेंट की स्थिति क्या है। कितनी मतलब टेक्निकल चीज़ें हैं, वो भी पहले आयुर्वेद में थी। और ये मूत्र परीक्षा के ऊपर बहुत सारे रिसर्च भी आजकल कंडक्ट हो रहे हैं। मूत्र में तैलबिंदु डालने से, अगर नेक्स्ट देखते हैं, साध्य रोगी कब होगा? अगर आप तैल डालते हो मूत्र में और तैल स्प्रेड हो जाए, फैल जाए, साध्य ना फैल कर एक स्थान में रह जाए, ज़्यादा स्प्रेड ना करें। ओके। तो ये कष्ट साध्य रोग है। और तैलबिंदु रोजी जाए, मतलब नीचे डूब जाएगा तैलबिंदु, तो ये दिक्कत की बात होगी पेशेंट के लिए। तो एक गेम ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी और डेंसिटी है। ओके। ये एक बेसिक साइंस वाला फिनोमेनन है। तो ऐसे अगर मान लीजिए तैलबिंदु फैल जाता है, किसके अंदर? मूत्र के अंदर तैलबिंदु अगर फैल जाता है, जैसे कि आपको पता है कि पानी के ऊपर तैल क्या करता है, स्प्रेड करता है, वो नीचे नहीं डूबता है। एक गेम ऑफ डेंसिटी है। तो इसको हम क्या करें, अल्टीमेटली हम ये कर रहे हैं, यूरिन की जो डेंसिटी है उसको कंपेयर कर रहे हैं तैल की डेंसिटी के साथ। इससे हम पता कर रहे हैं कि यूरिन की डेंसिटी, मतलब रिलेटिव डेंसिटी कितनी है, और इसके हिसाब से अंदाज़ा लगाकर बोल दिया जाता था कि रोग साध्य होगा या फिर असाध्य होगा। ओके। तो तैलबिंदु अगर पूर्व दिशा की ओर फैल जाए, शीघ्र निरोग होने की और सुखी। ओके। देखिए तैलबिंदु है, अगर पूर्व या फिर पश्चिम, ओके, ये दोनों एरिया में स्प्रेड करता है। आपने तैलबिंदु डाला और यहाँ पे आपको नीचे क्या करनी है ना, डायरेक्शन का जो मैप का होता है, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, ईस्ट और वेस्ट, दोनों को आपको ऐसे लिख देना है। ओके। आप वहाँ पे नोटिस करना यूरिन जो है ये कौन से डायरेक्शन में फैल रहा है ज़्यादा। अगर पूर्व दिशा या फिर पश्चिम दिशा में फैलता है, ठीक है, तो रोगी निरोगी हो जाएगी, मतलब हो जाएगा और सुखी भी होगा। ओके। उत्तर दिशा की ओर फैल जाए तो निश्चित रूप में आरोग्यता होगी उसको। सुख की बात तो नहीं बता सकते, पर आरोग्यता तो जल्दी हो जाएगी। दक्षिण दिशा में फैल जाए तो उत्तर काल में क्रमश निरोगी होगा, मतलब दक्षिण दिशा में अगर जाता है तो कुछ टाइम लेगा, फिर भी ये निरोगी हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आप यहाँ पे क्या समझिए, अगर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में से कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाता है यूरिन, तो
पेशेंट डिफिनेटली आरोग्य लाभ करेगा। तो ये चार मतलब डायरेक्शन तो हो गए। नेक्स्ट आते हैं ऐशान कोण। ओके, ऐशान कोण में जाएगा तो जीवन 1 माह केवल है। आग्नेय कोण में जाएगा तो मृत्यु निश्चित है। नैऋत्य कोण में जाएगा तो मृत्यु निश्चित, और वायव्य कोण में जाएगा तो अमृत सेवन से भी नहीं बच सकता। तो अल्टीमेटली आपको यहाँ पे क्या समझाई गई है, निश्चित मृत्यु 3 जगह पे है करीब, मतलब श्लोका के हिसाब से अमृत सेवन की बात हो गई है वायव्य कोण के लिए, ठीक है। नहीं तो अल्टीमेटली पेशेंट मरना तो तय है, आप इतना बेसिक समझ सकते हो। ओके, अगर कोई पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण को छोड़ के अगर कोई भी डायरेक्शन में यूरिन जाता है तो पेशेंट की डेथ तो अनिवार्य है, इसको रोका नहीं जा सकता। ओके, और सिर्फ इतना याद रखो, ईशान कोण में जाने अगर कोई मतलब यूरिन का स्प्रेड होता है तो ये 1 महीना तक पेशेंट एटलीस्ट जीवित रहता है, उसके बाद मर जाता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, कब चिकित्सा करें, कब चिकित्सा नहीं करें, मतलब व्हेन टू डू ट्रीटमेंट, व्हेन नॉट टू डू। क्योंकि बहुत जगह ऐसा बोला जाता है कि असाध्य कंडीशन में आप ट्रीटमेंट ना कीजिएगा। तो इसका ऐसा है, उस टाइम में कोई रिपोर्ट स्टडी तो नहीं थी, तो मैक्सिमम टाइम उनको नहीं पता चलता था पेशेंट जीने वाला है या फिर मरने वाला है। तो इसके लिए इन्होंने एक नया तरीका इनोवेट किए, जिसमें जब तैल बिंदु की आकृति हंस, कारण पक्षी, हाथी, चंवर, छता, तोरण, कमल, तालाब, अट्टालिका आदि के सदृश दिखता है तो ये पेशेंट की चिकित्सा आप कर सकते हो। अगर तैल बिंदु की आकृति कछुआ, भैंस, करण मंडल मतलब मधुमक्खी की छत्ता, हल, शास्त्र, खंडल, मुशल, दंड, बाण ऐसे, या फिर मानव शरीर के कटा हुआ अंग, सिरहनी ऐसी दिखता है तो ये असाध्य कंडीशन है, यहाँ पे आप ट्रीटमेंट ना करें। तो आप इसको सिर्फ जहाँ पे आप ट्रीटमेंट कर सकते हो इसको याद कर लो, इसके सिवाय और कुछ भी हो आप तुरंत ऐसे कर सकते हो कि यहाँ पे नहीं लगा, ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए। देखिए, हंस और कारण पक्षी दोनों पक्षी यहाँ पे हैं। देखिए, आकृति में 2 ऐसे पक्षी हैं जिनके आकृति साध्य है, तो कौन वो दोनों पक्षी कौन है, हंस और कारण हो गए। एक प्राणी है, जैसी अगर बिंदु की शेप वैसी होगी तो साध्य होगा, ये है हाथी। और चीज़ें क्या क्या हैं देख लो, चांवर, छाता, तोरण, कमल, तालाब, अट्टालिका। ओके, तो आप इसको ऐसे सोचो कि एक राजा बैठे हैं कहाँ पे, अट्टालिका के पास। ओके, एक तालाब है उसमें कमल खिले हैं, ठीक है, और अट्टालिका के ऊपर एक तोरण लगा हुआ है। राजा ऐसे बैठे हैं, उनके पीछे बहुत सारे लोग हैं जो छाता लेके बैठे हैं, मतलब छाता पकड़ के रखे हैं, और पास में 2 बंदे ऐसे हैं जो तोरण कर रहे हैं, मतलब ऐसे फैनिंग कर रहे हैं। तो ये स्टोरी से आप याद कर सकते हो कहाँ कहाँ पे आप ट्रीटमेंट करोगे, कहाँ कहाँ पे नहीं करोगे। ओके, तो आपने क्या याद करा, हंस, कारण पक्षी, हाथी, ये तो हमने याद किया ऐसे ही। और नेक्स्ट क्या याद करने के लिए बोला है, एक अट्टालिका है, बहुत बड़ा सा घर है, इसके ऊपर एक तोरण बना हुआ है और पास में एक किंग बैठे हैं, सामने एक तालाब है, तालाब के ऊपर कमल खिले हैं, किंग के साइड जो हैं मतलब 2-4 लोग हैं, कुछ लोग चांवर कर रहे हैं, फैनिंग कर रहे हैं, और कुछ लोग छाता पकड़ के बैठे हैं, बस दैट्स इट। ऐसे आप चिकित्सा कहाँ पे करें ये याद हो गया, और कहाँ पे नहीं करते हैं तो ऑलरेडी आप डिफ्रेंशिएट कर लोगे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अभी देखिए, हमने कंप्लीट कर लिया 2 वाइटल पार्ट्स, वन ईच मूत्र परीक्षा, अनदर इज नाड़ी परीक्षा, इनके बेसिक्स हमने कवर किए। ओके, फिर आते हैं मल परीक्षा अथवा पुलिस के एग्जामिनेशन पे। प्रॉपर्टीज ऑफ दोषानुसारम मल लक्षण, जैसे कि मल में अगर बात की प्रकोपता है तो क्या होगा, ड्राइनेस आएगी, ब्लैकिश डिस्कलोरेशन होगा। जैसे कि बात का लक्षण है रुक्षता, कठोरता, शाब बनना, ये सब बात के लक्षण है, तो ऐसा आएगा तो आप आराम से बोल सकते हो ये बातज लक्षण है। पित्तज लक्षण में आप क्या देखोगे, येलोइश कलर ऑफ स्टूल्स आते हैं तो पित्तज है। कफज के लिए क्या देखोगे, अगर वाइटिश कलर स्टूल आते हैं तो कफज है। तो मतलब कोई फीस और डिफिकेशन की मटेरियल्स को आप देख के ये बता सकते हैं कि उस पुलिस में कौन से दोष की अधिकता है,
इतना तो हम लोग बता सकते हैं। अभी देखिए त्रिदोष प्रकोप है, इसमें क्या होगा, ब्लैक स्टूल होगा। और तो अगर सन्निपातज कंडीशन है मतलब त्रिदोष प्रकोप ऑफ मल है, तो इसमें 3 कलर के हो सकते हैं, जैसे कि येलो, ब्लैक, वाइट। बात पित्त कफ मतलब पित्ता वाता कफ के लक्षण हो गए। और कॉन्स्टिपेटेड हो सकता है, नहीं तो लूज स्टूल हो सकता है। अगर ऐसा स्टूल निकलता है ये त्रिदोष प्रकोप है, हो गया। तो फाउल स्मेल एंड कोल्डनेस इंडिकेट्स जीर्णमला। अगर फाउल स्मेल हो रहा है और कोल्डनेस है तो ये जीर्णमला के लक्षण है, हो गया ये। प्रॉपर्टीज ऑफ मला इंडिकेटिंग पुअर प्रोग्नोसिस। स्टूल पास्ड बाय ए पर्सन व्हिच इज टू ब्लैक, टू वाइट, टू येलो और टू रेड विल डेफिनेटली किल द पेशेंट। मतलब यहाँ से आपको क्या समझ में आता है, अगर कोई पेशेंट की स्टूल ऐसी है जो पर्टिकुलर कलर में बहुत ज़्यादा है, मान लो बहुत ही ज़्यादा ब्लैक है, आप यहाँ पे क्या समझोगे, मतलब बहुत ही ज़्यादा बात की प्रकोप होगी वहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा। अगर वाइट है तो बहुत ही ज़्यादा कफ की प्रकोप हो गई। तो ऐसे कंडीशन में ये असाध्यता के लक्षण होती है, ये भी हमें देखना चाहिए। ओके, तो ऐसे बहुत चीज़ें हैं, जैसे कि हम पुरुष को देख के ही एक डिजीज़ का डायग्नोसिस बना सकते हैं। कैसे, अब देखिए बहुपुरुष है मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकेशन हो रहे हैं, जैसे कि डायरिया जैसे स्टेज है। ओके, तो इसमें अतिसार है, संग्रहणी है। तो अतिसार में आप देखेंगे कि बहुपुरुष के लक्षण है। द्रव पुरुष कहाँ पे मिलते हैं, मतलब लिक्विडिटी ऑफ पुरुष, ये होते हैं पित्तज अर्श, नहीं तो वातज ग्रहणी, नहीं तो पित्तज ग्रहणी, नहीं तो संग्रहणी। ये 4 कंडीशन ऐसे हैं जहाँ पे आपको द्रव पुरुष मिलेंगे। ठीक है, तो आप इसको ऐसे समझिए, कहीं पे द्रव पुरुष आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है सिर्फ उनको डायरिया हो सकता है, इनको हो सकता है वातज ग्रहणी भी हो, पित्तज ग्रहणी भी हो और वातज अर्श भी हो, नहीं तो पित्तज अर्श हो। तो वात पित्तज ग्रहणी नहीं तो वात पित्तज अर्श दोनों हो सकते हैं अगर द्रव पुरुष है। तो घन पुरुष है संग्रहणी, ये तो वातज अर्श। ठीक है, घन और ग्रथित पुरुष अगर होता है तो संग्रहणी में हो सकता है, नहीं तो वातज अर्श हो सकता है। तो ऐसे वातज अर्श में आप क्या देखें, वातज अर्श में ग्रथित पुरुष और घन पुरुष। ओके, पित्तज अर्श में आपने क्या देखा, द्रव पुरुष देखने को मिला। ओके, तो ये अगर आप हम लोग जब डिजीज डिटेल में जाएंगे तब हमें ये चीज़ें समझ में आएगी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हरित पुरुष की ओर। हरित पुरुष, हरित वर्ण पुरुष है, ये देखने को मिलेगा हमें कहाँ पे, ये हमें देखने को मिलेगा हलीमक में। ओके, नेक्स्ट आते हैं कृष्णपीत पुरुष, मतलब कृष्ण पुरुष और कृष्णपीत पुरुष दोनों ऐसे हैं। तो कृष्णपीत ये मतलब कृष्ण पुरुष ये मिलेंगे कामला के असाध्य लक्षण में। और देखिए ये भी और एक चीज़ है, प्रैक्टिकल चीज़ है। अगर कोई एक पेशेंट को आप ज़्यादा अम्ला खिलाते हैं, नहीं तो आयरन की कुछ चीज़ें देते हैं जो पांडु रोग की चिकित्सा में जिसके बर्नन ज़्यादा है, तो ऐसी मेडिसिन क्या करते हैं ना, जनरली आयुर्वेदिक मेडिसिन लेने के बाद पुरुष ब्लॉक हो जाता है। तो ये नॉर्मल भी होता है एंड कृष्ण पुरुष ये कामला का असाध्य लक्षण में भी है। और कृष्ण पित्त पुरुष ये वातज अर्श में है, वातज स्वरवेद में है। ये थोड़ा टिपिकल चीज़ है, ये पूछा जाता है कभी कभी। वातज अर्श में पित्त का मतलब पुरुष का वर्ण क्या होगा, लोग लगा देंगे कृष्ण वर्णता, पर नहीं है, कृष्ण पित्त वर्णता ये क्वेश्चन है, अच्छा है याद करो इसको। वातज स्वरवेद में भी होता होगा कृष्ण पित्त वर्ण की पुरुषता देखने को मिलेगा। ये तो कृष्ण पित्त दोनों देख के ना बच्चे वात पित्त लगा देंगे, सिर्फ बात नहीं सोचेंगे। तो ये हट के चीज़ है, इसको पीजी के लिए इतना याद रखो, ट्रीटमेंट में इतना आइडेंटिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। लोहित पुरुष देखिए आप, लोहित पुरुष आपको मिलेगा पित्तज अतिसार में। ओके, फिर देखते हैं नील पुरुष, मतलब नील वर्ण पुरुष कहाँ देखने को मिलेगा, अतिसार के असाध्य लक्षण जो है वहाँ पर नील वर्ण की पुरुष आएगी। पित्त अतिसार में, पित्तज अर्श में, पित्तज ग्रहणी में, पित्त से रिलेटेड होता है नीलवर्णता। ओके, और फेनिलता हमेशा बात के साथ रिलेटेड होता है, ये दोनों कॉमन चीज़ें हैं। पित्तज अर्श अतिसार ग्रहणी तीनों रोग में नीलवर्ण पुरुष मिल सकता है। लोहित पुरुष मिलेगा पित्तज अतिसार, सिर्फ अतिसार। देखिए नीलवर्णता आएगा तो पित्तज अतिसार अर्श ग्रहणी दोषों तीनों हो सकते हैं। अगर सिर्फ लोहित वर्णता आएगा तो आंसर जरूर पित्तज अतिसार होगा। ठीक है, इसको थोड़ा देख के समझ सकते हैं आप। नेक्स्ट देखिए फेनिला पुरुष, ये तो वातज अर्श का लक्षण है, नॉर्मल है। तो अभी हमने कंप्लीट किया पुरुष परीक्षा। नेक्स्ट आते हैं जिह्वा परीक्षा में।
तो जिह्वा सीता खरस्पर्शा स्फुटिता मरुताधिके श्वेता रक्ता श्वेता भवेत पित्ते कफे शुभ्रा अतिपिच्छिला। ये रत्नाकर बोल रहे हैं क्या? जिह्वा सीता खरस्पर्शा स्फुटिता मारुताधिके, इसको ऐसे ही याद करो जैसे मैं बोल रहा हूँ। जिह्वा सीता खरस्पर्शा स्फुटिता मारुताधिके रक्ता श्यामा भवेत पित्ते कफे शुभ्रा अतिपिच्छिला। मतलब क्या? जिह्वा सीता और खरस्पर्शा, अगर ये असित जिह्वा दिखाई देगा आपको, असित वर्णता मतलब ब्लैकिशनेस, और खरस्पर्शा टच में रफनेस मिलेगा, स्फुटित दिखेगा मतलब स्फोट दिखेंगे जिह्वा में, तो ये मारुता दिखे मतलब वातज दोष की विडम्बना वहाँ पे है। और रक्ता श्यामा भवेत पित्ते, रक्त वर्णता अथवा श्यामा वर्णता, तो ये होता है पित्त जिह्वा का लक्षण। कफे शुभ्रा अति पिछला, कफ में शुभ्र और अति पिछल होगा, ये कफ वाला आप आइडेंटिफाई कर लोगे। पर रक्त श्यामा, ओके, क्वेश्चन अगर ये आ जाता है ना, बच्चे कंफ्यूज यहीं पे होते हैं। श्याम वर्ण जिह्वा कौन से दोष बताता है? लोग श्याम वर्ण सोच के तुरंत लगाते हैं वात, पर यहाँ पे आंसर पित्त होता है, तो यहीं पे गलती करते हैं। तो इसलिए मैं इंसिस्ट करता हूँ, ये जो श्लोक बहुत बेसिक श्लोक है, ट्रीटमेंट में भी हेल्प होता है, तो इसको आप याद कर लीजिए। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं, असीत जिह्वा कहाँ पे देखने को मिलता है। ओके, ये दिखाई देते हैं, देखो जिह्वा सीता खरस्पर्शा है, वहाँ पे शीत था मतलब ये ठंडाई की बात हो रही थी वहाँ पे, कोल्डनेस, पर ये असीत जो है इसका मतलब ब्लैक कलर है। ओके, ये अलग चीज़ें हैं दोनों। आप मतलब शीत को ठंडा और असीत को गर्म ऐसा नहीं समझ सकते हैं, ये शीत अलग है। और इसमें आप देखिए असित जिह्वा में मदात्य असाध्य लक्षण है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। असित वर्ण जिह्वा कौन सा रोग का असाध्य लक्षण है? मदात्य का है। ओके, जिह्वा लेप कौन सा डिजीज का है? ये देखिए, ये अम्लपित्त का है, ये बहुत कोटेड टंग मिलता है आपको अम्लपित्त में। देखिए अम्लपित्त की एक यहाँ पे थोड़ा चिकित्सा ऐड करता हूँ, आउट ऑफ कंटेक्स्ट है तो याद आ रहा है तो बता देता हूँ। जैसे कि असित जिह्वा आपको मिलेगा, कोई एक अम्लपित्त का पेशेंट आपके पास आता है तो आप उसको बोलिए कि आप अपना जिह्वा दिखाइए हमें, तो मैक्सिमम टाइम ना आपको मिलते हैं कि जिह्वा में कोटिंग सा दिखाई देता है। तो अगर कोटेड टंग है तो यहाँ पे हम ये सोच सकते हैं यहाँ की आम की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, तो यहाँ पे आप चूज कीजिए सूद शेखर रस। ओके, क्योंकि ये थोड़ा पाचन में भी हेल्प करेगा, आम का पाचन में। अगर सिर्फ आपको मतलब कोटेड टंग नहीं है पर अम्लपित्त की सारे सिम्टम्स हैं, तो वहाँ पे आप काम दूधा रस चॉइस कर सकते हैं। ओके, जिह्वा उपदेह, ये प्रमेह की पूर्व रूप है। जिह्वा निष्कर्षण, ये तृष्णा निरोधज दाह का लक्षण, ये तृष्णा चैप्टर में हम ये पढ़ाएंगे आपको। जिह्वा निष्कर्षण मतलब जिह्वा निर्गमन, जिह्वा आगे निकल जाना, ये तृष्णा निरोधज दाह का लक्षण है। ओके, ये सुश्रुत का होगा क्योंकि दाह का चैप्टर सुश्रुत में है। ओके, जिह्वा निष्कर्ष तृष्णा निरोधक दाह, ये दिखने को मिलता है। ये प्रैक्टिकल नहीं है पर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है पीजी में। अभी चलते हैं शब्द परीक्षा की ओर। ओके, तो हमने क्या क्या कंप्लीट किया? हमने कंप्लीट किया नाड़ी मूत्र मल जिह्वा, नाड़ी मूत्र मल जिह्वा 4 कंप्लीट। फिर आते हैं शब्द स्पर्श द्रुक आकृति, तो अभी आते हैं शब्द परीक्षा, 5 नंबर परीक्षा। तो शब्द परीक्षा में आप क्या देखोगे? गुरु स्वरे भवत श्लश्मा स्फुट वक्ता च पित्तला उभयव्यम रहितो वातात स्वरतश्चैव लक्ष्यते। मतलब गुरु स्वरे भवत श्लश्मा, अगर गुरु स्वर है, हैवीनेस ऑफ वॉइस ज़्यादा है, कुछ लोग ऐसे हों जिनको कप प्रकृति के लोग हैं, इनके स्वर में बहुत गंभीरता अथवा गुरुता देखने को मिलता है, तो गुरु स्वर देखा जाता है श्लश्मा में। स्फुट वक्ता च पित्तला, स्फुट वक्ता कौन होते हैं? जो पित्तज टाइप ऑफ लोग होते हैं। और उभयव्यम रहितो वातात, मतलब ये दोनों से जो रहित है, मतलब ये दोनों सिम्टम जहाँ पे नहीं है और कोई भी सिम्टम हो, ये होता है वातज जिह्वा का लक्षण। ओके, तो ये जिह्वा परीक्षा के बारे में है। और नेक्स्ट देखते हैं स्पर्श परीक्षा। ओके, पित्त रोगी भवेत उष्णो वात रोगी च शीतला, पित्त रोगी उष्ण होगा, वात रोगी च शीतला। श्लेष्मलय श भवेत आर्द्रम स्पर्शकश्चैव लक्षयेत। तो यहाँ पे आप मेरे साथ बोलिए और एक बार, पित्त रोगी भवेत उष्ण, वात रोगी च शीतला, श्लेष्मला स भवेत दाह।
स्पर्शतश्चैव लक्ष्यते, मतलब पित्त रोगी जो है ये उष्णता, टच करोगे स्किन को तो उष्णता दिखाई देगी। वात रोगी में शीतलता ज़्यादा है, और कोई श्लेष्मल प्रकृति के व्यक्ति है तो ये आर्द्र होगा स्किन अगर आप टच करोगे तो यहाँ पे भी एक पीजी की क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कि शीतलता ये कौन से स्पर्श परीक्षा के लक्षण है। शीतलता देख के बहुत लोग कफ लगा लेंगे, पर कफ नहीं आंसर होता है वात। बहुत बच्चों ने क्वेश्चन गलत किया है, तो ये श्लोका आप याद रखो, क्योंकि छोटे छोटे चीज़ें इसमें हैं पर ये थोड़े टिपिकल बन जाते हैं, तो इस श्लोका हमें याद करनी है। ओके, एंड प्रैक्टिकली भी अगर आप देखेंगे तो आर्द्रता कफ का लक्षण, और शीतलता वात का लक्षण, और उष्णता पित्त का लक्षण। शब्द स्पर्श हो गया। नेक्स्ट आते हैं क्या, दृक् और आकृति बचे हैं बस। चलिए हम अभी पढ़ते हैं दृक् परीक्षा। दृक् मतलब आई एग्जामिनेशन। ओके, तो आई एग्जामिनेशन में क्या है, दीज आर धुमा, अरुणा, नीला, रुक्षा, चंचला और अंतर्प्रविष्टा, रुद्रा एंड अनंत वलक, मतलब ये होता है, मतलब अंतर उज्ज्वला, मतलब ग्लोज इन साइट। देखिए आप साइंस एंड सिम्टम इन आई ड्यू टू वात प्रिडोमिनेंस डिसऑर्डर्स, जैसे कि कोई पेशेंट को अगर वातज व्याधि है तो आँख में इसके क्या दिखाई देगी, धूम्रता, अरुणवर्णता बात का लक्षण टिपिकल है, पर नीलकंठ, इसको याद रखो, नीलवर्णता, धूम्रता, धूम्रना हमेशा हम लोग सोच सकते हैं पित्त का है, पर आँख के कंटेक्स्ट में ये होता है वातज कंडीशन में। रुक्षता वातज है, चंचलता पता चल जाएगा, अंतःप्रविष्टा, क्योंकि एक व्याधि आँख का भी है जिसका नाम है गंभीरिका, इसमें आँख अंदर तक चला जाता है, मतलब संकीर्ण हो जाते हैं। आप देखेंगे जो लोग चश्मे पहनते हैं उनके आँख थोड़ा अंदर की ओर चले जाते हैं, ठीक है। और रौद्र मतलब टेरिफाइंग लुक, मतलब रौद्र लुक, मतलब गुस्से से किसी को देखना। अगर कोई पेशेंट आए आप गुस्से से देखें, आप क्या सोचोगे, ये वातज आई डिजीज़ के लक्षण है इसके, आप उसको गुस्सा नहीं करोगे, बोलोगे भाई तेरे को वातज आई डिजीज़ है कुछ, उसका ट्रीटमेंट कराते हैं मैं देख। और अंतर उज्ज्वला मतलब इनसाइड से कुछ जलने जैसा फील होता है पेशेंट को, अंतर उज्ज्वला। पेशेंट आंख बंद करता है तो उसको ज़्यादा लाइटेडनेस फील होता है, ये अंतर उज्ज्वलता होता है वातज आई डिसऑर्डर के लक्षण। नेक्स्ट आप देखिए, जैसे कि ये साइंस एंड सिम्टम्स इन आई ड्यू टू पित्तज आई डिसऑर्डर्स, जैसे कि आप ये यहाँ पे देख सकते हैं, अरुणवर्णता, हरिद्रता, रक्तता, मलिनता और तीक्ष्णता, प्रभा, द्विभावेशी। तो यहाँ पे और एक चीज़ है, अरुणवर्णता दोनों जगह दिखा जा सकता है, जैसे कि पित्त और कफ बात दोनों के लिए लिखा है। और यहाँ पे दीपद्वेषी है, मतलब फोटोफोबिक आई। तीक्ष्ण तो हमें पता है मतलब पेनिट्रेटिंग लुक, ऐसा देख सकते हैं हम। और ताहायुक्त मतलब बर्निंग सेंसेशन अगर आँख में है तो, ये सब पित्त के लक्षण है। यहाँ पे हटके चीज़ें ये है, मलिनता आप सोचोगे वातज का लक्षण है, अगर आँख में मलिनता है ये पित्तज लक्षण है। ओके, आँख का एग्जामिनेशन करके ये पित्त लक्षण आपको पता चल सकता है। और अरुणवर्णता अगर आँख में है, आप ये सोच सकते हो आइदर ये पित्त प्रकोप की वजह से या फिर वात प्रकोप की वजह से, दोनों कारण से अरुणवर्णता दिखाई देते हैं। और यहाँ पे अरे मतलब हटके चीज़ ऐसा है, धूम्रता। धूम्रता को हम लोग सोचेंगे पित्त के लिए है, पर ये पित्त के लिए नहीं है, कफ मतलब वात के लिए है। तो जो मैंने हटके चीज़ें बता रहा ना, ये पीजी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप थोड़ा नोट डाउन कर सकते हैं। अंतःप्रविष्ट रौद्र, रौद्र मतलब किसी के ऊपर टेरिफाइंग लुक देना। ये लोग हमेशा सोचेंगे कोई गुस्से से देख रहा है, पर गुस्सा मतलब पित्त ऐसा लगा के बोल सकते हैं, पर नहीं है। क्रोध काम ये सब के चक्कर में क्या होता है, वात प्रकृति मतलब वात का प्रकोप होता है, ये ज़्यादा सोचना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आप थोड़ा इसको पीजी की तैयारी के कारण इसको अलग रख के याद करेंगे, और जो बेसिक सिम्टम्स हैं ये तो आपको पता ही चल जाएंगे किसके लिए बोला गया है करके। नेक्स्ट वात और पित्त हो गए, अभी चलते हैं कफ की ओर। अभी देखिए, जैसे कि श्वेत साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ आई ड्यू टू कफज आई डिसऑर्डर्स। ओके, तो यहाँ पे श्वेत वर्णता रहेगा और धवलता रहेगा, मतलब वाइटिसनेस थोड़ा, ग्लिसरिंग आई
एंड प्लुतता, प्लुत मतलब वाटरी डिस्चार्ज अगर आँख से होता है किसी का। स्निग्धता ज़्यादा है, ग्रिसियाई है किसी का। स्थिरा, एक जगह कंसंट्रेट करके बहुत टाइम देख सकता है वो इंसान, तो स्थिराई है। ज्योतिहीन मतलब लश्चर कम हो गया, क्योंकि आँख में आलोचक पित्त रहता है, तो पित्त है मतलब लश्चर तो होना चाहिए। अगर कफ की प्रकोप वहाँ पे होगी, कफज प्रकृति की व्यक्ति होगा, तो इसके आँख में स्थिरता तो रहेगी पर ये लश्चर कम हो जाएंगे। ओके, और होते हैं कंडू युक्ता, मतलब अगर इचिंग हो रहा है आँख में। ओके, अगर आँख में इचिंग है तो ये कफ का लक्षण है, तो इसको थोड़ा सोचने की ज़रूरत नहीं है, हो जाएगा हमारा। कफ में ऐसे कोई चीज़ नहीं है जो आपको नहीं पता चलेगा। ओके, तो सिर्फ पित्त और बाद में स्पेसिफिक चीज़ें थे, जो स्पेसिफिक चीज़ें थे, जैसे कि मैंने बोला रुद्र था, अलग है, ये बातस लक्षण है, इसको अलग से हम लोग याद करेंगे। ओके, नेक्स्ट लास्ट परीक्षा, इसको हम बोलते हैं आकृति परीक्षा। ओके, तो आकृति परीक्षा में हम क्या देखते हैं, आइदर पेशेंट की रिप्रेजेंटेशन कैसा है, कैसे चल के आ रहा है पेशेंट। ओके, पेशेंट का गेट कैसा है, पेशेंट का फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा है। मान लीजिए कोई धनुष्टंकार का पेशेंट है, टिटेनस का पेशेंट है, इसका शरीर मुड़ा रहेगा। ओके, कोई काइफोसिस का पेशेंट है, एस सेट हो जाएगा, मतलब झुक जाएगा पेशेंट। ओके, तो ऐसे ही पेशेंट का आकृति देख के आप इसका डिजीज तुरंत बिना कुछ सवाल पूछे पता कर सकते हो। ओके, मान लीजिए आपको एक एग्जांपल मॉडर्न के ही देते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछते हैं स्वान नेक डिफॉर्मिटी, ऐसे ये होता है कौन से डिजीज में, ये होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में। बटनियर नेक रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, ये दोनों इसके टिपिकल फीचर्स हैं। तो ये डिफॉर्मिटी अगर किसी पेशेंट के केस में देखोगे ना, आप वहीं से पता कर लोगे बिना कोई टेस्ट किए। चलो, ये मैक्सिमम चांसेस हैं ये रूमेटिज्म के पेशेंट हैं। ओके, जैसे कि अंगुली वक्रता, बात रक्त की असाध्य लक्षण। ओके, यहाँ पे एक पेक्युलियर चीज़ है, हमारे पास दो डिजीज होते हैं, एक होता है वात रक्त, दूसरा होता है आम बात। ओके, एंड इसका अगर आप हम लोग जब पढ़ें डिजीज़ के पार्ट जाएंगे, जो कि थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसमें हम क्या करेंगे, मॉडर्न डिजीज़ पढ़ेंगे, उसको कंपेयर करने का कोशिश करेंगे आयुर्वेद से, कहाँ तक हम कंपैरिजन्स कर सकते हैं। हमारा सिलेबस का मोटो तो वही है। तो बहुत जगह मैंने ये देखा है, साउथ के साइड के जो लोग हैं, मतलब वहाँ के वैद्य लोग, ये आम बात को मानते हैं रूमेटिज्म करके, पर नॉर्थ इंडियन वैद्य ये इनके हिसाब से आम बात है रूमेटिज्म, मतलब वात रक्त, आई मीन टू से कि वात रक्त इज रूमेटिज्म, ऐसा कंपैरिजन करते हैं साउथ वाले लोग, और आम बात इज रूमेटिज्म, इट इज़ कंपेयर्ड बाय नॉर्थ इंडियन पीपल। ओके, तो आप अपने हिसाब से अपना दिमाग लगा के अपना व्यू दे सकते हैं इसमें। तो अंगुली वक्रता कहाँ पे दिखाई देता है, ये वात रक्त के असाध्य लक्षण में है। ओके, फिर देखते हैं देह वक्रता, गुदरसी में एक सिम्टम देह वक्रता करके है, चरक नहीं बोले, चरक का श्लोका ये नहीं है, माधव पे शायद, माधव यहाँ पे सुश्रुत में कहीं पे होगा, ये देह वक्रता जैसा श्लोक है। ग्रीवा हुंडना, देखिए हुंडना ये है ना, मतलब ये वात व्याधि का पूर्व रूप है, ये चरक बोले। ओके, चरक चिकित्सा आप देखोगे यहीं पे वर्णित है। और ये डिजीज है कंप, कंप ये अर्जित का पूर्व रूप है, ठीक है। कोई पेशेंट को फेशियल पैल्सी ये आने वाला है, तो इसके पहले इसको कंप आते हैं। तो मान लीजिए ऐसी आकृति में अगर आप कोई पेशेंट को देखते हो, तो आप उसका डायग्नोसिस वहाँ पे बना सकते हो, और ये बहुत ही वाइटल डायग्नोस्टिक पॉइंट है। कुब्जत्व ये कहाँ पे दिखेगा, ये स्नायुगत वात में आपको दिखाई देगा। ओके।